प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हो आप? आशा करता हूँ कि आप कुशल पूर्वक होंगे और ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप और आपका परिवार हमेशा सुखी रहे, समृद्ध रहे और स्वस्थ रहे। प्यारे बच्चों, पिछली क्लास लास्ट लेसन में हमने आपको एंड ऑफ बाइपोलरिटी के बारे में बताया था, दो ध्रुवीयता का अंत कैसे हुआ। आज आपका एक नया चैप्टर शुरू होता है जिसका नाम है यूएस हेगमनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, मतलब विश्व राजनीति में अमेरिका का वर्चस्व। इस लेसन को शुरू करेंगे तो सबसे पहले हम आपको इसके क्वेश्चंस के बारे में बता रहे हैं कि हेगमनी क्या होती है, ये हेगमनी क्या है। तो व्हाट डू मीन बाय हेगमनी? तो बेटे ध्यान रखिए, दुनिया के अंदर एक देश की हैसियत का पता तब चलता है जब उसके पास बहुत ही ज़्यादा सैनिक ताकत हो, आर्थिक ताकत हो, कल्चरल डोमिनेंस हो, पॉलिटिकल डोमिनेंस हो। उसका दुनिया में उसकी हैसियत का तब पता चलता है जब पूरा का पूरा शक्ति का एक केंद्र केवल एक ही देश होता है। जब उसके पास बहुत ज़्यादा सैनिक ताकत हो, राजनीतिक उसका प्रभुत्व हो या कल्चरली डोमिनेंस उसका होता है विश्व के देशों पर, तो वो वर्चस्व कहलाता है, हेगमनी कहलाता है। तो देखिए, पॉलिटिक्स इज अबाउट पावर। पॉलिटिक्स इज अबाउट पावर। पॉलिटिक्स क्या है? केवल शक्ति का खेल है, पावर का खेल है। तो जिसके पास पावर होती है, जिसके पास शक्ति होती है, वो ही दुनिया पर राज करता है। तो देखिए, दिस पावर इज इन द फॉर्म ऑफ मिलिट्री डोमिनेंस। ये पावर किस रूप में होती है? सैनिक प्रभुत्व होता है, इकोनॉमिक पावर, पॉलिटिकल सुपरमेसी एंड कल्चरल सुपेरियरिटी। अब देखिए, आपको जैसे बताया है कि पॉलिटिक्स इज अबाउट पावर, राजनीति केवल शक्ति का खेल है। एंड दिस पावर इज इन द फॉर्म ऑफ मिलिट्री डोमिनेशन। ये पावर किस रूप में होती है? मिलिट्री डोमिनेंस, सैनिक प्रभुत्व होता है, आर्थिक शक्ति होती है, पॉलिटिकल सुपरमेसी एंड कल्चरल सुपेरियरिटी। इट में बी एप्रोप्रिएट टू डिस्क्राइब एन इंटरनेशनल सिस्टम। और किसी देश की अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में हैसियत का पता किससे चलता है कि वो कितना ताकतवर है, किसमें? मिलिट्री के रूप में, पॉलिटिकली, इकोनॉमिक एंड कल्चरली वो कितना पावरफुल है। इस बात से पता चलता है विश्व समुदाय के अंदर कि उस देश की हैसियत क्या है। किसी भी देश की हैसियत का पता अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में तब पता चलता है कि उसके पास कितनी मिलिट्री डोमिनेशन है, कितना इकोनॉमिक पावर है, कितनी पॉलिटिकल सुपरमेसी है, कितना उसकी सांस्कृतिक सर्वोच्चता है। इस बात से किसी देश की हैसियत का अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में पता चलता है। और इसी टर्म को, इसी पावर को क्या बोला जाता है? हेगमनी बोला जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में किसी देश की स्थिति क्या है, उसके पास कितनी पावर है, इकोनॉमी, पॉलिटिकल, कल्चरली और मिलिट्री पावर कैसी है। तो विश्व समुदाय में उस देश की हैसियत का पता चलता है। तो विद ओनली वन सेंटर ऑफ पावर बाय द टर्म हेगमनी। जब सैनिक रूप में, आर्थिक रूप में, राजनीतिक रूप में या सांस्कृतिक रूप में किसी देश का वर्चस्व होता है और सारी इन पावर का केवल केंद्र एक ही होता है कि कौन दुनिया के अंदर सुपर पावर है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल एंड मिलिट्री, तो वो कहलाती है हेगमनी, उसका वर्चस्व होता है। तो ये हेगमनी कहलाया। पॉलिटिक्स इज अबाउट पावर। दिस पावर इज इन द फॉर्म ऑफ मिलिट्री डोमिनेशन, इकोनॉमिक पावर, पॉलिटिकल सुपरमेसी, कल्चरल सुपीरियरिटी। इट मे बी एप्रोप्रिएट टू डिस्क्राइब एन इंटरनेशनल सिस्टम विद ओनली वन सेंटर ऑफ पावर। देखो, हेगमनी का मतलब क्या? अंतरराष्ट्रीय समुदाय के अंदर शक्ति का केवल जब एक केंद्र होता है तो उस टर्म को हम हेगमनी कहते हैं। जैसे आज अमेरिका वर्ल्ड के अंदर सुपर पावर है क्योंकि वो उसके पास सैनिक ताकत भी है, आर्थिक पावर भी है, वो राजनीतिक उसकी सुपरमेसी भी है और कल्चरली सुपीरियरिटी भी है। तो इसका मतलब क्या? आज वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा जो वर्चस्व है, हेगमनी, वो किसकी है? अमेरिका की है। तो ये वर्ड हेगमनी कहलाता है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में किसी देश की हैसियत क्या है और उसका सैनिक के रूप में, राजनीतिक रूप में, आर्थिक रूप में या फिर सांस्कृतिक रूप में उसका वर्चस्व क्या प्रभुत्व है। उस वर्ड को हम हेगमनी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द चीफ रीजन फॉर बिगिनिंग ऑफ द यूएस हेगमनी? क्या रीजन था कि वर्ल्ड के अंदर यूएस
अमेरिका का वर्चस्व स्थापित हुआ। इसका रीजन क्या है? जैसे आपको पता है कि आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्या था, कोल्ड वॉर का युग शुरू हो गया था। कोल्ड वॉर के दौरान यूएस हेगमनी नहीं थी, दो ही सुपर पावर थे, यूएस एंड सोवियत यूनियन। लेकिन जैसे ही सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हुआ तो वर्ल्ड के अंदर केवल एक ही सुपर पावर बच गई। वो क्या बच गई? यूएस हेगमन, यूएस से बच गए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बच गए। तो जो शुरुआत हुई है कैपिटलिस्ट डेमोक्रेटिक जो कंट्री, एक पूंजीवादी लोकतांत्रिक देश का वर्चस्व कैसे बढ़ा? क्योंकि उस किसका डिसइंटीग्रेशन? सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन होने के कारण केवल वर्ल्ड के अंदर एक ही सुपर पावर बचे और वो बची यूएस। तो पूरे वर्ल्ड के ऊपर किसका वर्चस्व हो गया? यूएस का हो गया। तो एक्सपेंशन ऑफ अमेरिकन आइडियोलॉजी, जो अमेरिका की जो विचारधारा उसका विस्तार, कौन किसका? कैपिटलिज्म, पूंजीवादी विचारधारा का, जो अमेरिकी पूंजीवादी विचारधारा का विस्तार किस कारण से हुआ? आफ्टर द एंड ऑफ कोल्ड वॉर, जैसे ही शीत युद्ध की समाप्ति हुई और डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हुआ, वाज द प्रिंसिपल रीजन, ये मुख्य कारण है बिहाइंड द यूएस हेगमनी, कि वर्ल्ड के अंदर यूएस का वर्चस्व स्थापित हो गया। और उसका रीजन क्या था और कौन सी विचारधारा पनपी? कैपिटलिज्म, आइडियोलॉजी ऑफ कैपिटलिज्म का बहुत ज्यादा वर्ल्ड के अंदर प्रसार हुआ, क्योंकि कोल्ड वॉर की समाप्ति हो गई थी और सोवियत यूनियन का विघटन हो गया। इस कारण से वर्ल्ड के अंदर किसका हेगमनी हुआ? यूएस हेगमनी हुआ। और यही प्रिंसिपल रीजन बिहाइंड द यूएस हेगमनी, यूएस हेगमनी के पीछे जो महत्वपूर्ण रीजन था, डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन। नेक्स्ट है व्हाट वाज ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। ये ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म क्या है, इसके बारे में देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, तो इसमें आपको बताएंगे इन अगस्त 1990, ध्यान दीजिए, अगस्त 1990 के अंदर इराक इन्वेडेड कुवैत, इराक ने कुवैत पर कब्जा कर लिया। ध्यान दीजिए अच्छी तरह, इराक और कुवैत के बारे में। ये इन अगस्त 1990 इराक इन्वेडेड कुवैत, अगस्त 1990 में इराक ने कुवैत पर कब्जा कर लिया। किसके नेतृत्व में? सद्दाम हुसैन के नेतृत्व के अंदर। रैपिडली ऑक्यूपाइंग, बहुत तेजी से उस पर अपना कब्जा किया। एंड सब्सिक्वेंटली एनेक्सिंग इट, और इस कारण से उसने उसके पूरे क्षेत्र पर अपना कब्जा कर लिया। इन अगस्त 1990 इराक इन्वेडेड कुवैत, रैपिडली ऑक्यूपाइंग एंड सब्सिक्वेंटली एनेक्सिंग इट आफ्टर ए सीरीज ऑफ डिप्लोमेटिक अटेम्प्ट फेल्ड। बहुत कूटनीतिक जो संबंध है उनके कारणों से इराक को समझाया गया, सद्दाम हुसैन को समझाया गया कि वो कुवैत से अपना कब्जा हटा ले। आफ्टर सीरीज ऑफ डिप्लोमेटिक अटेम्प्ट, बहुत ज्यादा कूटनीतिक अटेम्प्ट करने के बाद भी है लोग जो असफल, कूटनीतिक जो प्रयास थे वो असफल होने के बाद, एट कन्विंसिंग इराक टू कुवैत इट एग्रेशन, द यूनाइटेड नेशन मैंडेटेड द लिबरेशन ऑफ कुवैत बाय फोर्स। जब बहुत ज्यादा समझाने के बाद भी इराक ने कुवैत से अपना कब्जा नहीं हटाया, तो यूएस ने अपना मन बना लिया कि कुवैत को बलपूर्वक उसको स्वतंत्रता दिलाई जाएगी। तो आफ्टर सीरीज ऑफ डिप्लोमेटिक अटेम्प्ट फेल एट कन्विंसिंग इराक टू कुवैत इट्स एग्रेशन, लेकिन फिर भी वो अपने बहुत ज्यादा अग्रेसिव हुआ, बहुत ज्यादा आक्रामक हो गया। इराक ने कुवैत से अपना कब्जा नहीं हटाया। इस कारण से द यूनाइटेड नेशन के आदेशानुसार मैंडेट किया कि अब देखो यूनाइटेड नेशन ने इसमें इंटरफेयर किया। यूनाइटेड नेशन को आप जानते हैं कि वर्ल्ड के अंदर शांति स्थापित करने का काम है, युद्ध की स्थिति को रोकना। एक देश ने दूसरे देश पर कब्जा किया तो उसको छुड़ाने का काम यूनाइटेड नेशन का होता है। तो यूनाइटेड नेशन मैंडेटेड द लिबरेशन ऑफ कुवैत बाय फोर्स। यूनाइटेड नेशन ने क्या कहा कि कुवैत को सेना के जरिए वहां से बलपूर्वक उससे इराक से के कब्जे से कुवैत को छुड़ाया जाएगा। एक मैसिव कोलिजन फोर्स, एक बहुत बड़ी सेना का गठन किया गया। मैसिव कोलिजन गठबंधन, एक सैनिक गठबंधन बनाया गया बाय 6,60,000 ट्रूप, जिसके अंदर 6,60,000 सैनिक थे। फ्रॉम 34 कंट्री, कितने देशों की सेना थी? 34 देशों की सेना से 6,60,000 सैनिकों की का एक सैन्य गठबंधन बनाया गया। फोर्ट अगेंस्ट इराक, और इराक के खिलाफ लड़ाई लड़ी। एंड डिफीटेड इन इट, और इराक को हरा दिया। What came to be known as the ऑपरेशन डेजर्ट, इस अभियान को ही ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म कहा जाता है। इट इज आल्सो नोन एज फर्स्ट गल्फ वॉर, इसको प्रथम
खाड़ी युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान दीजिए, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म क्या है? सद्दाम हुसैन के नेतृत्व में अगस्त 1990 के अंदर इराक ने कुवैत पर कब्जा कर लिया। अब इराक को काफी समझाया गया, लेकिन इराक आक्रामक हो गया। उस आक्रामक रवैये को देखते हुए यूनाइटेड नेशन ने यह फैसला लिया कि इराक से कुवैत को मुक्त कराया जाएगा, आजाद कराया जाएगा। इसलिए यूनाइटेड नेशन ने 34 कंट्रीज से 6,60,000 एक सेना बनाई, और उस सेना ने यूएस के नेतृत्व, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के नेतृत्व में इराक के साथ युद्ध किया, और इराक की उसमें हार हो गई। तो ये जो यूएन के द्वारा यूएस के नेतृत्व के अंदर इराक से कुवैत को आजादी दिलाने के लिए जो अभियान चलाया था, जो ऑपरेशन चलाया था, अभियान चलाया था, उसी को हम ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के नाम से जाना जाता है, और इसी को हम प्रथम खाड़ी युद्ध के नाम से भी ये जाना जाता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज ऑपरेशन इनफाइट रीच एज पर द प्रेसिडेंट क्लिंटन। अब देखिए, ये जो है ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच, ये ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच क्या है? क्लिंटन के द्वारा ये ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच चलाया गया था। ये कहां चला है? प्रेसिडेंट क्लिंटन ऑर्डर, प्रेसिडेंट क्लिंटन के आदेशानुसार ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच इस सीरीज ऑफ क्रूज मिसाइल स्ट्राइक ऑन अल-कायदा टेररिस्ट टारगेट इन सूडान एंड अफगानिस्तान। क्लिंटन के आदेशानुसार ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच एक क्रूज मिसाइलों के द्वारा सूडान और अफगानिस्तान पर अटैक किया गया था, ताकि वहां अल-कायदा जो आतंकवादी संगठन था उसको टारगेट करके अल-कायदा को वहां से समाप्त करने के लिए सूडान और अफगानिस्तान पर क्रूज मिसाइलों के द्वारा हमला किया गया था, और क्लिंटन के आदेश के अनुसार हुआ था। इसलिए इसको ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच के नाम से जाना जाता है। आतंकवादी संगठनों को टारगेट कर सूडान और अफगानिस्तान पर क्रूज मिसाइलों के द्वारा जो हमला किया गया था उसको हम ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच कहते हैं। अब आपको हम बता रहे हैं कि व्हाट वाज द ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। ये ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम क्या है? लॉन्च बाय द यूएस के द्वारा जो ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम चलाया गया था वो क्या था, ये क्यों चलाया गया था? जैसा कि आपको पता है, अल-कायदा के जो आतंकवादी थे उन्होंने 4 एयरप्लेन्स को हाईजैक करके अमेरिका का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था और दूसरे जो स्थान थे उन पर अटैक किया था, और अमेरिका को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया था। तो ये 9/11 की जो घटना थी, 9/11 की घटना होने के बाद, अब 9/11 की जो घटना घटित हुई उससे अमेरिका बहुत ज्यादा नाराज था, और जो 9/11 के सस्पेक्टेड थे, जिन पर संदेह था, उनको खत्म करने के लिए यूएस ने ये अभियान चलाया था, ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। इसमें क्या था? मेन थे जो अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान शासक था उसको खत्म करना चाहता था, और इसमें मेन जो हाथ था वो अल-कायदा का था। तो अल-कायदा और तालिबान जो शासन था अफगानिस्तान में, उसको समाप्त करने के लिए यूएस ने ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम चलाया था। तो उसमें आप देखेंगे कि ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम क्या है। तो आफ्टर 9/11 की जो घटना हुई थी, उस घटना के बाद द यूएस लॉन्च ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। 9/11 की घटना के बाद यूएस ने ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम चलाया अगेंस्ट ऑल दो सस्पेक्टेड, उन सभी सस्पेक्टेड के खिलाफ, बिहाइंड दिस अटैक, जो इस अटैक के पीछे थे, उन सबको समाप्त करने के लिए, खत्म करने के लिए यूएस ने ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम चलाया, मेनली अल-कायदा एंड द तालिबान रिज्म में। किसके मुख्य रूप से किसके खिलाफ? अल-कायदा और तालिबान शासक इन अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान रेजिम में था और अल-कायदा थे, उनके ठिकानों को खत्म करने के लिए यूएस ने ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम चलाया था। इट्स ऑब्जेक्टिव वाज टू ब्रेक कम्युनिकेशन। इसका जो मुख्य उद्देश्य था, ब्रेक कम्युनिकेशन एंड द एलिमिनेट ऑल दोज हु आर सपोर्टिंग टेररिज्म। इस ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम का मुख्य उद्देश्य क्या था कि अल-कायदा और उनके जो साथी थे उनके बीच में कम्युनिकेशन को तोड़ना, और जो अल-कायदा और तालिबान के जो सपोर्ट थे, जो आतंकवादियों के सपोर्ट थे, उनको पूरी तरह से समाप्त करना।
एंड उन लोगों को जो टेररिज्म को सपोर्ट कर रहे थे या टेररिस्ट ग्रुप को जो जिसके साथ मित्रता थी, जो साथी थे आतंकवादियों के और तालिबान शासक के जो साथी थे, उनको पूरी तरह से समाप्त करने के लिए, उनको खत्म करने के लिए आतंकवादियों को, और जो तालिबान शासक को सपोर्ट कर रहे थे उनके साथ जिनकी दोस्ती थी, उनको खत्म करने के लिए यूएस ने ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम चलाया। तो ये ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम आफ्टर 9/11 की जो घटना घटित हुई थी अमेरिका के अंदर, उसमें जितने भी सस्पेक्टेड थे, चाहे वो अलकायदा है या फिर तालिबान रेज में था अफगानिस्तान के अंदर, या उनके साथ संबंध रखने वाले जितने भी उनके साथी थे, उनको समाप्त करने के लिए ये अभियान चलाया था राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने। तो इसको हम कहते हैं ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। तो इन क्वेश्चन को आपने अच्छी तरह से अपनी फेयर नोटबुक में करना है और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर इनको आप सेंड करेंगे। थैंक यू।